हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, केम छो? मज़े में? तो आज हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो दर्पण सूत्र पढ़ने से पहले जान लें दर्पण कितने टाइप का होता है। दर्पण पिछले क्लास में आपको बताए थे, दर्पण दो टाइप का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो पहले उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग क्या करें, जान लेते हैं। तो उत्तल दर्पण जिसके भीतर का भाग, जिसके अंदर का भाग कलर्ड हो, अंदर का भाग कलर्ड हो, और फोटो देखने के लिए हमको उभरे हुए भाग के सामने आना होगा। तो फोटो कैसा बनेगा उसका? अगर हम उसकी प्रकृति की बात करें तो फोटो छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, और क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में जो फोटो बनेगा क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, और छोटा बनेगा, और क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो क्या हम लोग जानेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र जैसा कि आप जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो क्या उत्तल दर्पण के लिए भी यही होता है? तो जी हाँ, उत्तल दर्पण के लिए भी यही होता है। कौन सा? 1/u + 1/v = 1/f। उत्तल दर्पण के लिए यही होता है। क्या अवतल दर्पण के लिए भी? तो हाँ, अवतल दर्पण के लिए भी क्या होता है? 1/u + 1/v, 1/v कोई बात नहीं, 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, तो अब आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं दर्पण सूत्र। प्रूफ करने से पहले हमको दर्पण का पूरा नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे खोजने पर भी नहीं मिलेगा, और आज के बाद ये वीडियो देख लो, आपको आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि ये हमारा जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है। तो वैसा दर्पण जिसका बाहर का भाग कलर हो, बाहर का भाग कलर हो, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण के बीच का भाग, अवतल दर्पण के मध्य भाग को, अवतल दर्पण के मध्य भाग को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। अवतल दर्पण के मध्य भाग को क्या बोलेंगे? ध्रुव। ध्रुव को किससे दिखाते हैं? P से, और ध्रुव का स्पेलिंग क्या होता है? पोल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा दर्पण का कौन सा भाग हो गया? पोल हो गया। अब एक है हमारे पास F। ठीक है, P और F के बीच की दूरी, ठीक है, अर्थात ये जो बिंदु होगा इसको बोलेंगे फोकस बिंदु। अर्थात जितना भी प्रकाश का किरण जाएगा वो कहाँ से होकर जाता है? मुख्य फोकस से होकर ही जाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? फोकस बिंदु बोला गया है। उसके बाद ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। मतलब जिस गोला से इस दर्पण को काटा गया है उसका कोई ना कोई तो भाग रहा होगा, उसका कोई ना कोई तो केंद्र रहा होगा। जैसे कोई चीज़, गोल चीज़ को अगर काटेंगे, जैसे अगर ये हमारा कोई गोल चीज़ है तो यहाँ पे तो इसका क्या होगा? वक्रता त्रिज्या तो होगा ही। लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ से इसको हम ऐसे करके काट लें, तो काट लेने के बाद इस तरीके से तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई काल्पनिक त्रिज्या रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो हाँ, रहा होगा। ठीक है, इसी को बोला गया है वक्रता केंद्र बोला गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्या करेंगे? वक्रता केंद्र को C से दिखाते हैं, फोकस बिंदु को F से दिखाते हैं, और ये क्या है? अनंत पर रखी हुई वस्तु, मतलब अनंत पर रखी हुई वस्तु है। ये क्या है? अनंत पर रखी हुई वस्तु है। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि एक दर्पण में क्या क्या, कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है? तो P हो सकता है, F हो सकता है, C हो सकता है। ठीक है, अगर आप पूछेगा दर्पण का नाम बताओ, दर्पण का नाम क्या है, तो बोलोगे अवतल दर्पण। लेकिन दर्पण, अवतल दर्पण का ज्योमेट्रिकल नेम बोलो, ज्योमेट्रिकल नेम तो आप बोलोगे M1 M2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अवतल दर्पण का कुछ बेसिक नॉलेज हो गया। आगे फिर देखते हैं, चलिए देखते हैं अब क्या है। ये हमारा दर्पण हो गया। ठीक है, दर्पण में इमेज कैसे फॉर्म होता है, इमेज कैसे बनता है, उस चीज़ को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये हमारा इमेज हो गया। ठीक है, मतलब कोई वस्तु हो गया। ठीक है, वस्तु का इमेज जो बना वो यहाँ बना। तो कैसे बना ये देखते हैं। तो पहले प्रकाश का किरण गया, दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर गया? मुख्य फोकस से होकर गया। तो ये प्रकाश यहाँ से भी गया, और इस तरीके से क्या हो गया? इस सतह से टकरा कर क्या हुआ? इस इमेज का फॉर्म बना, इमेज का रूप बना। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और क्या होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये फोटो क्या है? सीधा है, मतलब ये एरो का साइन क्या है? ऐसे है, और इसका फोटो कैसे बना? ऐसे बना। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गया। अब इसका इमेज बन गया। ठीक है, ये वस्तु हो गया।
ठीक है, और ये इसका प्रतिबिंब हो गया, मतलब बिंब और प्रतिबिंब हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि दर्पण सूत्र में हमको भी चाहिए, यू चाहिए और एफ चाहिए। तो क्या इसमें ये चीज़ है या नहीं है, होगा तभी तो प्रूफ होगा। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ध्रुव से एक टेंजेंट लाइन खींचना पड़ेगा, सीधा लाइन खींचना पड़ेगा, 90 डिग्री का लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा है। यही से हम लोग डिस्टेंस क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा वस्तु हो गया, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे हमारा, ये हमारा वस्तु अवतल दर्पण के सतह से टकराता है और सतह से टकराने के बाद क्या होता है, पुनः परावर्तित होता है, और परावर्तित होने के कारण क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है, इमेज बनता है। अर्थात इमेज बन गया, तो इमेज किसका बनता है, तो बिंब का ही प्रतिबिंब होता है, बिंब का ही प्रतिबिंब होता है। तो देखिए जो इसका बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और आप क्या बता सकते हो, उल्टा वास्तविक बनेगा। ये दो चीज़ तो होगी। ठीक है, अब कहता है कि ठीक है दर्पण सूत्र हमको प्रूफ करना है, तो दर्पण सूत्र प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए, यू चाहिए, सॉरी भी चाहिए, यू चाहिए और एफ चाहिए। तो अब कहाँ से आएगा, क्या उसमें इसमें ये चीज़ है या नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो प्रूफ कैसे होगा, तो हाँ इसमें है। इस चीज़ को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो टेंजेंट लाइन खींचना पड़ेगा, दो सीधा लाइन मतलब लंब लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन खींचना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए ये हमारा वस्तु हो गया, ये हमारा दर्पण हो गया। तो वस्तु से दर्पण की दूरी को, वस्तु से दर्पण की दूरी को देखिए यहाँ पे वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहा गया है, यू कहा गया है। वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को यू कहा गया है। अब देखिए ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोला गया, मतलब भी बोला गया। देखिए भी बता दिए, यू बता दिए। ठीक है, अब एक यहाँ पे भी एक लाइन खींचना पड़ेगा आपको। ठीक है, और फिर इस लाइन से इस लाइन की दूरी को मापना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं एफ कहते हैं। तो यही रिलेशन क्या कहता है, यही तीनों में रिलेशन बताना है, ये इस यू में, इस भी में और इस यू एफ और भी में, तीनों में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। और रिलेशन को ही क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जान गए कि पॉइंट होता क्या है। दूसरा जानिए किस पॉइंट से किस पॉइंट तक की दूरी को भी बोलेंगे, किस पॉइंट से किस पॉइंट की दूरी को यू बोलेंगे, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक की दूरी को एफ बोलेंगे। तो जैसा कि लिखा हुआ है देख सकते हैं, ए पी बराबर यू बराबर बिंब और दर्पण के बीच की दूरी हो गया, जी पी बराबर भी बराबर प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी हो गया, एफ पी बराबर क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ क्या है, बेसिक पॉइंट है। और बेसिक पॉइंट की जानने के बाद हम लोग एक छोटा सा और बेसिक पॉइंट जानेंगे, उसका प्रूफ तो ये 5 मिनट भी नहीं लगेगा इसको प्रूफ करने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। चलिए इसका कुछ नोट जान लेते हैं, जिससे कि हमको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। वो प्रॉब्लम क्या, नोट जानना क्या है, सभी दूरी, जितना भी दूरी हम लोग नापेंगे, यू की दूरी नापेंगे, भी की दूरी या एफ की दूरी नापेंगे, उसको मापना कहाँ से है, ध्रुव से मापना है। अभी बता भी दिए थे, एक पैरेलल लाइन खींच के बता दिए थे। इस तरीके से सभी दूरी को कहाँ से मापना है, ध्रुव से मापना है। इसको आप क्या कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। वस्तु का स्थान बदलने से, जैसे कि ये दर्पण हमारा हो गया, ठीक है, वस्तु का स्थान बदलने से, ये वस्तु यहाँ था, अब बोलोगे सर वस्तु को हम यहाँ पे खींच के लिया, यहाँ पे खींच के लिया, यहाँ पे खींच के लिया है, तो वस्तु को कहीं भी खींच कर ले जाइए, वस्तु को खींच कर कहीं भी ले जाइए, दर्पण सूत्र आपका नहीं बदलेगा। दर्पण सूत्र जो होगा वो यही होगा, क्या होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इस तरीके से वस्तु का स्थान बदलने से दर्पण सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा क्या है हमारा, दर्पण सूत्र दोनों दर्पण के लिए सत्य है, जो कि हम स्टार्टिंग में आपको बता दिए हैं कि वो चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पण के लिए क्या है, सत्य है। तो ये नोट पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब प्रश्न आता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f प्रूफ कैसे करें। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल रूल मतलब त्रिभुज का समरूप नियम पहले जानना पड़ेगा। समरूप नियम क्या है, चलिए उसको पहले जानते हैं। तो ये जो प्रूफ करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का समरूप नियम सीखना पड़ेगा। अगर त्रिभुज का समरूप नियम नहीं पता है तो दुनिया का कोई ताकत आपको इसको सिद्ध करने
चिन्ह करना नहीं सिखा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि समरूप नियम क्या कहता है। तो जिस तरीके से आपसे कोई पूछे कि एक छोटा सा गेंद और एक बड़ा सा गेंद में क्या मतलब दोनों में क्या समरूपता है, तो हाँ समरूप है, क्योंकि ये भी क्या है, गोल है, और ये भी क्या है, गोल है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों क्या है, समरूप हो गया। तो समरूप होने का कोई शर्त होगा, तो हाँ समरूप होने का शर्त है। क्या शर्त है, तो देखिए पहले तो आप जो भुजाओं का अनुपात होगा वो इक्वल होगा, मतलब ए पी, अगर इस तरीके से लिखे ए पी और इसका साइड क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, फिर अगर आप बी सी लिखते हो, बी सी, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, क्यू आर। ठीक है, तीसरा आ जाते हैं, तीसरा हमको क्या लिखना होगा, अगर हम लिखते हैं ए सी, ए सी तो इस साइड का क्या है, पी आर। ठीक है, पहला समरूपता का नियम तो ये कहता है। ठीक है, दूसरा समरूपता का नियम क्या कहता है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, तो क्या लिखाएगा बताइए, एंगल ए इक्वल्स टू पी, एंगल ए इक्वल्स टू पी। फिर क्या लिखिएगा, एंगल क्यू अर्थात बी इक्वल्स टू क्यू। क्यू, फिर क्या लिखिएगा, एंगल सी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, इस तरीके से ये इसका नियम वर्क करता है। अब अगर आप इसको अब अच्छे से जान गए हैं तो अब प्रूफ करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब आपको मक्खन की तरह आपके दिमाग में इसका प्रूफ जाने वाला है। तो सबको आप क्या कर ले, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर ले। अब हम लोग आ जाते हैं सिद्ध करने। बेसिक बात जान गए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस तरीके से इसका प्रमाण है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको समझते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हम पहले ही बता दिया कि इसको प्रूफ करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, समरूप त्रिभुज का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज ओ ए एफ में, त्रिभुज ओ ए एफ में, एफ यहाँ से देख लीजिए, तो हम लोग इस त्रिभुज में आ गए, ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस त्रिभुज में, और कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज डी, डी पी और एफ में। देखिए इस त्रिभुज में हम लोग कौन सा नियम लगाने वाले हैं, समरूप का नियम लगाने वाले हैं। तो देखिए समरूप का नियम लगाएंगे इस दोनों में। ठीक है, चेक करेंगे समरूप है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए दोनों एंगल में यहाँ पे क्या 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे देखिए दोनों में 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो पहला एंगल तो इक्वल हो गया दोनों में, पहला एंगल इक्वल हो गया दोनों में 90 डिग्री। फिर कहता है डी एफ पी, फिर देखिए डी एफ और पी, मतलब इस तरीके से देखिएगा तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो फिर यहाँ इधर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल का नाम ओ एफ ए, मतलब इस तरीके से ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो किसी भी त्रिभुज में जानते हैं कि जब दो कोण बराबर हो, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक, तीसरा क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए ये भी एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए ओ एफ, ए ओ एफ, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल। और फिर कौन सा एंगल होगा इसमें, पी डी एफ, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल, अब क्या हो गया, तीनों एंगल बराबर है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, एंगल डी, एंगल डी बराबर एंगल ओ, एंगल ए बराबर एंगल पी, और एंगल एफ बराबर एंगल एफ। तो देखिए अब क्या हो गया, तीनों कोण बराबर है, और जब तीनों कोण बराबर होता है तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोला गया है, समरूप त्रिभुज। देखिए समरूपता कसौटी पे उतर गया। ठीक है, तीनों इसका एंगल, तीनों एंगल से इसको हम लोग समरूप प्रूफ कर दिए। अब समरूप प्रूफ कर दिए तो हम लोग क्या जानते हैं, उसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इसका रेशियो ए ओ, मतलब ये रेशियो, और फिर कौन सा रेशियो, पी डी या डी पी, मतलब ये रेशियो। ठीक है, इसका रेशियो और इसका रेशियो यहाँ पे लिख दिए। चलिए फिर क्या कहता है, ए एफ, देखिए ए एफ का है, ए से एफ, मतलब ये और ये, एफ बटा पी एफ, देख लीजिए यहाँ पे। फिर आप क्या बता सकते हैं, ओ देखिए, ओ एफ, ओ एफ, और फिर क्या हो जाएगा, डी एफ। इस तरीके से ये क्या हो गया, समरूपता का नियम हो गया। तो हमको काम क्या है, तीनों से काम नहीं है, तीनों आपस में इक्वल है, मतलब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से ई डाटा ले लेंगे।
ठीक है, ये डाटा ले लिए, इस तरीके से ये डाटा हो गया। अब क्या कहता है कि ओ ए, मतलब ओ ए यहाँ पे देख लीजिए। अब आपको पता है, क्या पता है, प्रतिबिंब का दूरी या प्रतिबिंब का ऊंचाई और बिंब का ऊंचाई। तो ये तो आपका बिंब हो गया, ठीक है, ये बिंब हो गया। चलिए, तो बिंब का ऊंचाई अगर हम h मान लें, ठीक है, अब बिंब को ऑब्जेक्ट इंग्लिश में कहते हैं तो एच ओ कह सकते हैं इसको, और प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं तो इसको क्या कह सकते हैं, एच आई कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, तो दोनों का मान एच और एच आई रख दिए, ठीक है, एच और एच आई रख दिए। अब आप एफ को क्या लिख सकते हैं, देखिए आपके पास ए एफ यहां से यहां तक का है, ठीक है, ए एफ, एफ का मान तो अपने जानते हैं, ये जानते हैं कि ए से पी का दूरी यू होता है, लेकिन एफ का मान नहीं जानते। तो एफ को आप क्या लिख सकते हैं, ए से एफ को आप क्या लिख सकते हैं, तो एफ को लिख सकते हैं ए से पी, मतलब ए से पी लिख सकते हैं, ए से पी लिख दिए, यहाँ पे देखिए लिख दिए। चलिए, और इससे अगर हम पी एफ को घटा दें, मतलब क्या कर दें, पी एफ को घटा दें, तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, यही बचेगा, ये वाला बचेगा। तो आप एफ के बदले, मतलब एफ के बदले आप क्या लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं कि चलिए, तो एच ओ मतलब ये क्या हो गया, प्रतिबिंब का, सॉरी बिंब का ऊंचाई हो गया, और एच आई की प्रतिबिंब का ऊंचाई हो गया। तो ए पी, अब देखिए ए पी मतलब यहां से यहां तक का दूरी, ए से पी तक का दूरी क्या दिया हुआ है, यू। ओ बी और ए पी इक्वल है, मतलब दोनों का साइज देख लीजिए इक्वल है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, यू, यू लिख दिए। और फिर क्या कहता है पी एफ, यहाँ से देखिए, यहाँ से पी एफ कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, यहाँ से क्या लिख दिए, एफ लिख दिए। फिर नीचे भी आपको क्या पता है, पी एफ पता है, पी एफ पता होगी, इससे इक्वेशन हमारा फर्स्ट निकल गया। इस तरीके से वीडियो को अगर समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं एक और ट्रायंगल जिसमें समरूपता को सिद्ध करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। नोट कर लिए, चलिए अच्छी बात है। इसी प्रकार से हम लोग, ये ट्रायंगल हम लोग का हो गया और ये ट्रायंगल हो गया, दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कर दिए, समरूप सिद्ध कर दिए। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल और लेना पड़ेगा, आई जी एफ। कौन सा लेना पड़ेगा, आई जी एफ, मतलब ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ध्यान देंगे, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। और क्या लेना पड़ेगा, बी पी एफ, मतलब ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। फिर इसी दोनों ट्रायंगल को फिर उसी नियम से हम क्या कर दे, समरूप सिद्ध कर दे। समरूप अगर सिद्ध कर दे तो एक रेशियो बनेगा, वो रेशियो क्या होगा, आई जी बटा बी पी। देखिए कहाँ पे आई जी, मतलब आई जी बटा बी पी, मतलब इस तरीके से ये बनेगा आपका, ठीक है। फिर से क्या बनेगा, जी एफ, क्या बनेगा, जी एफ, ये जी एफ दिख रहा है, जी एफ बटा पी एफ, मतलब ये बटा ये बटेगा, ये बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या बनेगा, आई एफ, आई एफ कहाँ पे हमारे पास, आई एफ बटा बी एफ बचेगा। तो अब हमको क्या चाहिए, तीनों नहीं चाहिए, हमको केवल दो ही चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों को ले लेंगे, और लेने के बाद फिर दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल करने के बाद देखिए, अब हम लोग को यहाँ से काम था तो हम लोग क्या कर दिए, इसको ले लिए, ठीक है। अब इसको करने के बाद क्या इसको पलट सकते हैं कि नहीं, अर्थात आपको हमें जादू दिखा है, ये उंगली ऊपर है ना, ये उंगली नीचे है ना, इसको नीचे करके दिखा है, देखिए नीचे हो गया, यही जादू है, यही जादू इसके साथ करना है। मतलब यहाँ पे क्या करना है, इस उंगली को यहाँ ले जाना है, मतलब इसको पलट देना है। पलटने से क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और नीचे का दोनों वैल्यू कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू हमारा ये रियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इस रियल इक्वेशन को क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप जी एफ को क्या लिख सकते हैं, बीपी को तो आप लिख सकते हैं, कहाँ पे है बीपी, बीपी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या डिस्टेंस है इसका, एच जीरो, मतलब बिंब का ऊंचाई, तो ये आपका। अब कहता है आई जी, फिर देखो यहाँ पे आई जी क्या है, तो एच आई है, तो फिर हम लोग क्या लिख देंगे, एच जीरो एच आई। अब पी एफ देखिए, पी एफ क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे पी एफ हो गया। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कहता है कि आप जी एफ को क्या लिख सकते हो, जी एफ, वो जी एफ नहीं, जी एफ को क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे देखिए जी एफ, ये जी एफ दिख रहा है, इसको आप लिख सकते हो पी जी, मतलब यहाँ से देखिए पी जी माइनस पी एफ। ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ, एक तो आप ये उसको बता दिए, उसका आपको क्या हुआ, दोनों का वैल्यू पता है, मतलब पीजी का वैल्यू कितना पता है आपको, भी पता है। स्केच कहाँ गया, चलिए, और फिर उसके बाद आपको क्या पता है, पी एफ का वैल्यू पता है, क्या पता है, एफ पता है। इस तरीके से क्या कर दिए, वैल्यू को पुट कर दिए, और पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारा दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, एकदम आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वीडियो को पॉज करके पहले इसको आप नोट कर लीजिए।
अब नॉर्मल इसका मैथ कैलकुलेशन है, इतना वर्क करने के बाद हमको क्या मिला, कुछ हासिल हुआ। वो क्या हासिल हुआ, तो 2 इक्वेशन हासिल हुआ। अब यही दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, इसको सॉल्व कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए H0 और HI, H0 और HI, तो हम लोग दोनों इक्वेशन से क्या कर दें, या तो घटा भी देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, और नहीं तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण, ठीक है, 1 एवं 2 से, 2 से इससे क्या हुआ, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो गया, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है ना, तो दोनों का राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, u माइनस एफ बाई एफ इज इक्वल्स टू एफ, क्या लिख सकते हैं, v माइनस एफ लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, फिर इससे, मतलब u माइनस एफ को किससे करेंगे, v माइनस एफ से करेंगे, और f को f से करेंगे, f को f से करेंगे, कीजिए। u को v से करेंगे तो क्या हो जाएगा, u v माइनस, फिर इसको इससे करेंगे, क्या हो जाएगा, u f, फिर इससे कीजिए, f को v से कीजिए, v f, और f को फिर f से कीजिए, तो क्या हो जाएगा, f स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, f स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, u भी जो प्लस, इसको केवल छोड़ दो, बाकी सबको उस साइड ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर। चलिए अब ये क्या, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ये क्या दिख रहा है आपको, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, प्लस उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब बताइए कुछ कैंसिल होगा क्या, तो हाँ कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा, तो ये आपका एफ प्लस में और एफ माइनस में, बच क्या यहाँ देखते हैं। चलिए क्या बच गया यहाँ पे, u भी, और क्या बचा, u f प्लस क्या बचा, v f, ठीक है। तो क्या बोलोगे सर दर्पण सूत्र तो क्या आ गया, क्या नहीं आया। अगर दोनों तरफ, मतलब फिजिक्स क्या है, कंप्लीट मैथ है, अर्थात उसको मैथ की तरह हैंडल करना पड़ेगा। दोनों ओर u भी f से भाग कर दीजिए, भाग करेंगे, u भी f से भाग कीजिए, u भी f से, u भी f से भाग कर दीजिए। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा, तो जी हाँ कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो गया। चलिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या गया, रिजल्ट देखिए, यहाँ बच गया f, इसमें क्या बच गया, v, इसमें क्या बच गया, 1/u। देखिए दर्पण सूत्र हमारा यही था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो ठीक है, तो ये देखिए कितना आसानी से हो गया, कहीं भी ऐसा आपको लाइन नहीं मिला होगा कि आपको समझ में नहीं आया होगा। इस तरीके से दर्पण सूत्र जो हो गया, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, दर्पण सूत्र सिद्ध हुआ। कोई सा भी पॉइंट ऐसा आपको नहीं होगा कि सर कहाँ से आ गया, क्या हो गया, क्योंकि हम दर्पण आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर सारा डिटेल्स बता दिए, समरूप का नियम बढ़ा के, उसके बाद इसको हम क्या कर दिए, आसानी से प्रूफ कर दिए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।